You know the names everyone talks about. But on DH Talks, we bring you voices the world needs to hear. Voices that inspire change from the ground up. DAH Talks, where change begins with a story. आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम साक्षी पांडे है। मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मुझे आने का मौका मिला DAH टॉक्स में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और अपनी बात को अपने बारे में कहने का एक छोटा-सा मौका दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम जैसे लोग जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे एलिगेशंस भी लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को साथ में रखते हुए, देखते हुए कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्यों मैं इस फील्ड में आई, कैसे मेरे लाइफ का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया, आज मैं थोड़ा-सा उन सब बारे में बताना चाहूँगी। उसके पहले मैं एक अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सबको। मैं बाय प्रोफ़ेशन मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ और फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। साथ ही साथ अभी मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में एज़ अ असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रही हूँ। अ, बात करें सोशल फील्ड में काम करने की और ये सोशल वर्क की जर्नी स्टार्ट करने की, तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से। जैसा कि आप सभी के साथ ही होता होगा, हर कोई मंदिर जाता है डेली बेसिस पे, तो हर सैटरडे को मैं भी अपने हमारे शहर में एक छोटी-सी मंदिर है शनिदेव जी की। वहाँ पे हम जाते थे डेली बेसिस पे, मतलब हर सैटरडे को मैं जाती थी दिया जलाने के लिए। तो वही एक मेरा टर्निंग पॉइंट था। हर किसी के साथ होता होगा लाइफ में कि बच्चे आ जाते हैं भीख माँगने के लिए, पैसे दे दो, सामान दे दो, पीछे पड़ जाते हैं एकदम। मेरे साथ भी यही हुआ था, कुछ बच्चे आकर के मेरे से पैसे माँग रहे थे, तो मेरा बस उनसे सबसे पहला सवाल ही यही था कि तुम लोग पैसे माँग रहे हो, हम नहीं दे रहे पैसे, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो? अगर पढ़ते हो, चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, कुछ खाने का मन है वो बता दो, पैसे तो नहीं दे रहे। तो नहीं दीदी नहीं जाते, थोड़ी देर से बगल-बगल बैठे रहे, फिर ऐसे मैंने पूछा रैंडमली कि अच्छा ठीक है, हम पढ़ाएँगे तो आओगे पढ़ने? तो बच्चों ने हाँ बोल दिया उस टाइम पे, तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि हाँ, मैं सच में आऊँगी इन्हें पढ़ाने या नहीं आऊँगी, बस रैंडमली मैंने बोल तो दिया वहाँ पे। फिर उसमें से 3-4 बच्चों ने बोला, "हाँ दीदी आइए पढ़ाने, हम लोग आएँगे, पढ़ने के लिए आएँगे।" फिर वहाँ पे लगा कि ठीक है, इनके साथ स्टार्ट करते चीज़ें, घर पे बात की थोड़ी बहुत। एक मेरे मन में था कहीं न कहीं शुरू से कि कुछ करना है। अब कुछ करना है वाला जो पॉइंट होता है, मुझे लगता है वो हर कोई एक बार अपने लाइफ में ज़रूर सोचता है। और सबके कुछ न कुछ ड्रीम्स होते हैं। मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, मेरे फादर का चले जाना, इन सब रीज़न्स की वजह से मेरे कुछ सपने नहीं पूरे हो पाए। पर लेकिन मन में एक ये था कि कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ डिफरेंट करना है सबसे। तो ये लगा कि चलो मेरे जो सपने नहीं पूरे हो पाए हैं, मेरे जो कुछ अधूरे सपने थे कहीं न कहीं, मैं अगर वो चीज़ किसी दूसरे का अगर पूरा करने में, उसकी एक जर्नी में अगर अपनी एक छोटी-सी भी भूमिका निभा पाऊँ, तो वो कहीं न कहीं मेरे लिए एक सैटिस्फैक्शन होगा कि यार चलो अपना नहीं हो पाया, कम से कम किसी और की जर्नी का तो पार्ट आप बने ना। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि चलो ये गिल्ट और ये एक जो मन में रह जाएगा हमेशा कि मेरा नहीं पूरा हो पाया सपना, इसको ख़त्म करने के लिए मैं इन बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। तो यही रीज़न कहीं न कहीं बना ये पूरा सोशल वर्क, सोशल फील्ड में आने का कि चलो मेरे जो अधूरे सपने हैं, उसको मैं दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाऊँगी। फिर वहाँ से मुझे डेट भी याद है, मैंने 27 अप्रैल 2019 से उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो सिर्फ़ 4-5 बच्चे ही आते थे। फिर 2-4 दिन बाद जब आस-पास के बच्चों को दिखने लगा कि अरे इनको कॉपी मिली है, पेंसिल मिली है, पढ़ने का उनके अंदर नहीं है, सामान का जितना ज़्यादा था उस टाइम पे। हर बच्चे हमें भी कोई चीज़ हम भी देखते हैं, कहीं फ्री की चीज़ हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कहीं न कहीं। तो वहाँ से फिर 7-8 बच्चे हो गए, फिर धीरे-धीरे 2-4 दिन में बच्चे बढ़ने लग गए, धीरे-धीरे 14, 15, 20 हो गए। फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर जो आस-पास का थोड़ा मतलब एरिया था, वो उस टाइम पे उतना बेहतर नहीं था, डेवलप नहीं था, लोगों की मेंटालिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा एकदम बैकवर्ड वाली थी। तो ऐसा होता था कि ये इसको भगाओ अब यहाँ से, क्योंकि उस 1-2 घंटे के लिए कहीं न कहीं वो एरिया हम पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे ना कि कोई भी आके हमारे बच्चों को लेते जाए या कुछ भी इनके साथ बदतमीज़ी करे। तो वहाँ के लड़के थोड़े जो लोकल होते थे वो कमेंट पास करना, तमाम उल्टे-सीधे मतलब जहाँ जिस एरिया में हम पढ़ाते थे, वहाँ पे नाम लिख कर के गाली लिख देना। उस टाइम पे बहुत
चीज़ें हुई बच्चों के साथ, बच्चों को गिट्टी से मार रहे हैं कि सब भागें यहाँ से किसी तरीके से। लेकिन वो सारी चीज़ें बच्चे आके मेरे को बताते थे, मैं कहती थी ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, करने दो। अब जा कर के ऐसे लोग से आप क्या बात करोगे जो समझेंगे ही नहीं आपके पॉइंट्स को। छोड़ दिया, फिर बच्चे अपना धीरे-धीरे बीच में आते थे, फिर नहीं आते थे। फिर वहाँ पे समझ में आया कि बच्चों से हम डायरेक्टली नहीं उतना कनेक्ट कर पाएँगे जब तक हम पेरेंट्स तक नहीं पूछेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को कन्विंस करना, कहीं न कहीं कि आप अपने बच्चों को भेजो हमारे यहाँ। फिर घर-घर जा कर के वहाँ पे उनके पेरेंट्स से बात की किसी तरीके से। कुछ पेरेंट्स तो देख के ही मतलब भगा देते थे, कुछ को लगता था कि वो होता है ना सर्वे करने के लिए लोग घर-घर जाते हैं तो सबको लगता था कि सरकार पैसा दे रही है तो भगा दे, कुछ को था कि गुमराह कर देगी, बच्चों को गायब करने आई है, बच्चों को बेचने आई है, कुछ इन सब तरीके की तमाम चीज़ें। फिर हमारे यहाँ पे कुछ एरियाज़ मतलब पहले ऐसे कहे जाते थे कि थोड़े मतलब प्रोस्टिट्यूट्स के घर हैं, तो मुझे भी उस टाइम पे उतनी आइडिया नहीं थी, मैं भी 17-18 साल की थी, तो मैं उनके घर पे भी गई। अब उनके घर पे जाने का आप यकीन नहीं करोगे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मुझे लगता है कि उतनी रिस्पेक्ट मैंने आज तक कहीं नहीं पाई है। वो घर में उनके घुसने के बाद वो अलग से बेडशीट बिछा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मतलब इनको ये ना लगे कि कहाँ किसके घर आई हैं। उनके भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते थे, लेकिन ये चीज़ें हमने कभी बताई नहीं बच्चों को कि उनके बीच ही कहीं न कहीं ये ना लगे कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर और पेरेंट्स ऐसा ना हो जाए कि भेजे ही ना कि अरे ऐसे बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना है। ये सब चीज़ें तमाम हुई, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो बस हम कोशिश करते गए अपना बच्चों को अपना एक मोटिव क्लियर था कि आराम से हमें बस अपना काम करना है। फिर उसके बाद हमने अपना पेरेंट्स से जब हमारी बात हो गई, पेरेंट्स की काउंसलिंग करने के बाद फिर हमने बच्चों में देखा कि उनको ना उनको बड़े चीज़ों से नहीं मतलब है, कि उनको अगर आप ये बोलते हो कि आप पढ़ लो, लिख लो, आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप पैसे कमाओगे, उनको इससे मतलब ही नहीं है, उनको डॉक्टर बनने का उन्होंने कभी सपना देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या होता है, क्या फीलिंग होती है। उनको हमने बहुत ही छोटे-छोटे मतलब की चीज़ें टास्क देना शुरू किया कि अगर तुम एबीसीडी सुना दोगे तो ये 5 वाली चॉकलेट मिलेगी। जो ए फॉर एप्पल पूरा अच्छे से बताएगा उसको ये सामान मिलेगा, जो ये कर लेगा उसको ये खाने का मिल जाएगा। तो बहुत छोटे-छोटे उनके लिए टारगेट हमने सेट किए और वो बच्चे बहुत ही कम टाइम में ऑब्ज़र्व किया गया, बहुत कम टाइम में वो बच्चे कैच करने लग गए, चीज़ों को एक्सेप्टेंस उसके अंदर आ गई, पंक्चुअलिटी आ गई और फिर उसके थ्रू हम उनको जो भी उनको ना हमारे बच्चे जो हैं मतलब आप अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस की बात करें, तो इनको अगर आपको कोई बात अपनी समझानी है, तो इनको फैक्ट के साथ आप बात करोगे, डील करोगे तो ये नहीं समझेंगे। इनको आप इमोशनली थोड़ा-सा इन्वॉल्व करोगे, इनके तरीके की बात जब करोगे तो ये फिर आपको समझेंगे। फिर धीरे-धीरे हमने वहाँ से 30-40 बच्चों की संख्या बढ़ने लग गई। फिर हमारे 1-2 मेंबर्स आए मतलब जो मेरे लोकल मतलब मेरे जूनियर्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, वो कनेक्ट हुए। फिर हम 2-3 लोग मिल कर के वहाँ पे पढ़ाने लग गए। फिर बाद में पता चलता है कुछ मतलब केसेज़ आते हैं लड़कियों के मोलेस्टेशन के। तो उस टाइम पे मेरी भी एज उतनी नहीं थी। फिर उन बच्चों को लेकर के कोतवाली जाना, वहाँ पे भी कंप्लेन वगैरह उस टाइम पे नहीं लिखी जाती थी। 3-3 दिन तक बुलाते थे, एप्लीकेशन लिखती थी, देती थी, 1.5 घंटे 2 घंटे वेट करते थे, फिर वापस भेज दिया जाता था। तो फिर ये हुआ कि प्रिंट मीडिया का सहारा लेते हैं। प्रिंट मीडिया में बात की, आज की डेट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, हमें खुद से फ़ोन आते हैं कि मैम आपका क्या फंक्शन हुआ, कैसे हुआ? आज की डेट में हमारी अभी 2 दिन पहले हमारे हमारे जो काम है वो नेशनल कवरेज हमें मिली है, ऑल ओवर इंडिया पूरा सब लोगों ने देखा। लेकिन उस टाइम पे ये था कि हम बोलते थक गए लेकिन हमारी न्यूज़ किसी ने भी पब्लिश करने से हर कोई मना कर दिया। सबका कहना ये था कि अरे लड़की होकर के आज़मगढ़ की क्यों पंडित होकर के पंडित के खिलाफ कर रही हो, आवाज़ उठा रही हो, ये गलत है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना पढ़ाई-लिखाई करो। लेकिन फिर ये सारी चीज़ें साइड करके मैंने फिर उस टाइम पे जो हमारे डीएम थे, उनसे मैंने डायरेक्ट जाकर के बात की कि सर ऐसी-ऐसी बात है, अगर आप लोगों से नहीं कुछ हेल्प हो पा रही है तो आप हमें बता दीजिए, हम सोशल मीडिया का सहारा लेंगे। लेकिन ये चीज़ें या तो आप बंद करवाओ उसको वहाँ पे या हमारे ऊपर छोड़ दो कि हम खुद से डील कर लेंगे। फिर वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया, फिर उस टाइम एसपी से बात हुई, एसपी सर ने पूरे मामले को जाना, समझा, हमने प्रूफ्स भी उन्हें दिखाए सारे। फिर उन्होंने एक्शन लिया, फिर वो इंसान जेल गया, सारी चीज़ें हुई। फिर वहाँ पे फिर औरतों में ये हो गया था वहाँ के कि अरे ये बाबा के खिलाफ जा रही है तो हम लोगों को भी वहाँ से हटना पड़ेगा।
तो वो लोग मतलब ऐसा तैयार थे मारने के लिए कि ये आएगी तो इसको मारना है, इसको भगाओ यहाँ से, इसका बाल उखाड़ के मारो, तमाम गाली-गलौच पूरा सब कुछ हुआ। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके चीज़ें नॉर्मल होने लग गई। यहाँ तक की बात आई थी कि मेरे को रेप के लिए मैसेजेस आने लग गए थे, बहुत उड़ रही हो, तुम्हें बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे भी हम लोग नहीं रुके, टीम मेरी बढ़ती गई। 2 अकेले शुरू की थी, उस टाइम पे मेरे पास 7 मेंबर्स हो गए थे कहीं न कहीं। फिर हमने धीरे-धीरे और सारे एरियाज़ कवर करने लग गए। पहले हमारे पास सिर्फ़ गौरी शंकर घाट के बच्चे आते थे, फिर आगे धीरे-धीरे सीताराम मोहल्ला, दलाल घाट, कदम घाट, हतिया गाँव। अभी हम वहाँ का पूरा ये एरिया कवर कर रहे हैं। और आज के डेट में हमारे लगभग 350 से अधिक बच्चे हैं जिनको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप बात करें कि अब तक के हमारे अचीवमेंट्स के बारे में, तो अब तक हमने लगभग 350 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पढ़ करके उनको हम कहीं और कनेक्ट करा दिए हैं, लाइक स्कूल्स में हो गया, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, 3-4 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अपनी छोटी-छोटी चीज़ें हमने उनको सिखाई और उसके ज़रिए वो अभी आज अपना कहीं न कहीं सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी बन चुकी है। जो बच्चे मंडी में सब्ज़ी उठाना, बेचना का काम करते थे, वो बच्चे आज वो बच्चियाँ हमारे यहाँ से पढ़ने सीखने के बाद वो हैंड पेंटेड बेडशीट्स बना करके अच्छा खासा ठीक-ठाक अर्न कर ले रही हैं अपने घर में बैठ कर के। जो बच्चियाँ घरों में झाड़ू-पोछा करती हैं, मैं उनके काम का बस मेरा यही था कि आप जितना भी इससे अर्निंग हो रही है आपकी, वो सोर्स ऑफ अर्निंग हम आपको जनरेट करके दे रहे हैं, लेकिन ये काम छोड़ो, आप अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ या अपने स्किल से जुड़ा हुआ कोई काम करो, उससे आप अर्निंग करो। तो वो चीज़ें धीरे-धीरे हमारे बच्चों की सेटल होने लग गई। फिर हमारे सेंटर्स बढ़ने लग गए और ये हुआ खुद से फ़ोन आने लग गए लोगों को कि मैम हमारे यहाँ भी स्टार्ट करवा दीजिए, मैम हमारे यहाँ भी स्टार्ट करा दीजिए। तो जनरली क्या होता है, एनजीओ के नाम पे सबके माइंड में एक थॉट आता है सबसे पहले कि एनजीओ, अच्छा फंड तो बहुत आते होंगे, जो कि ग्राउंड की जो रियलिटी है वो फंड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। फंड शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा टास्क जो होता है किसी भी एनजीओ के लिए, किसी भी सोशल वर्कर के लिए, वो यही होता है अपने एनजीओ में फंड लाना, वो भी सही तरीके से। आपको तमाम तरीके होते हैं फंड लाने के, अगर आप वो सब कर रहे हो तो फिर बहुत ईज़ी है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, चीज़ें आपकी सही है और आपका मेन मोटिव आपका ये है कि आपको पढ़ाना है, तो फंडिंग लाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। हमारे साथ भी ये हुआ, लेकिन हम रुके नहीं, हमारे पास मैन पावर अच्छी थी, हमारी टीम बहुत अच्छी है, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, शायद कहीं न कहीं आज हम जो इतना काम कर पा रहे हैं, वो सब एक इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। वो सब कुछ मेरे टीम का ही है, जितने हमारे इंटर्नशिप के बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, हमारी जो कोर टीम है, उन सब की मेहनत है। फिर हमने एक और सेंटर यहाँ पे स्टार्ट किया 2023 में सिधारी पे। शारदा टॉकीज़ के पास भी हमारा एक सेंटर चलता है, वहाँ पे भी लगभग 60-70 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि कहीं सबको ये ना लगे कि सिर्फ़ हिंदू वाला सेंटर्स है, मुस्लिम बच्चों के लिए क्या हो रहा है? तो फिर हमने एक और सेंटर अपना अनजान शहीद में डाला। वहाँ पे सिर्फ़ हमारी सारी बड़ी लड़कियाँ हैं, उन पे हम काम करते हैं। फिर एक सेंटर हमारा दिल्ली में पड़ा। अभी इस साल हमने अपना एक और सेंटर लखनऊ में भी डाला है और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारे काम सब कुछ विदाउट फंडिंग हो रहे हैं। जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब उनकी मेहनत है, जितनी भी अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी आया है कि आपको सोशल इंटर्नशिप अपने स्टूडेंट्स को करानी है, तो ये इंटर्नशिप के से हमें हेल्प हो जा रही है कि हमें टीचर्स को वहाँ पे नहीं करना पड़ रहा है। खाली कुछ सेंटर्स पे जो परमानेंट हैं, उन्हें हमें देना पड़ता है। तो जो भी मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग है, जितना भी थोड़ी बहुत जो भी मेरी कमाई होती है, मैं उनमें से ही अपने टीचर्स को देती हूँ। या कभी-कभार जो लोग भी हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए, अपने किसी भी ओकेज़न पे आ गए, उनके थ्रू जो भी पैसे आते हैं, वो सारा सब कुछ उसमें अपना हम लोग लगा देते हैं। अब बात की जाए कि अ, हमारे चैलेंजेस क्या-क्या आए हैं इस पूरी जर्नी में, तो स्टार्टिंग का तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि कैसे हमने शुरू किया था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि जहाँ पे हम पढ़ाते थे उस सेंटर्स पे हो गया सबका कि ये लोग कब्ज़ा कर रहे हैं ज़मीन के लिए। अरे ये तो इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि इसको कब्ज़ा करना है। कुछ लोगों ने बोला कि सरकार पैसा देती है, फ़ोटोज़ हम लोग जनरली सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करने हैं, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है फ़ोटोज़ क्लिक करनी होंगी। सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ क्लिक करके हम अपना अपलोड करते, सबको वहाँ पे मतलब पूरा अफ़वाह फैल गई कि ये सरकार को फ़ोटो भेजती है, इसको पैसा मिलता है
और ये सारा पैसा खा लिए। कुछ लोगों ने ये बोला कि ये लाखों में फंडिंग हो रही है, कुछ लोगों ने कुछ जिसको जो मन में आया उन लोगों ने वो सारी चीज़ें फैलाई। लेकिन सब चीज़ों को साइड करके हमने फिर भी पढ़ाना नहीं छोड़ा, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीज़न हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी तीज, कोई भी त्योहार, कुछ भी हो, हमारी क्लासेस कभी बंद नहीं होती हैं। इवन संडे को जो हम 1 दिन का ऑफ रखते हैं, उसमें भी बच्चे फ़ोन करेंगे या तो बोलेंगे कि मैम जी छुट्टी मत करवाइए, आप लोग आके बैठे रहिएगा, हम लोग खेलेंगे। बच्चों का ये रहता है कि नहीं डेली आना है हमें। हम अगर कभी थोड़ा डाउन होते भी हैं, तो हमारे बच्चे हमें पुश करके कहीं न कहीं आगे बढ़ाते हैं कि नहीं मैम जी करिए। वही रीज़न है सारे काम का कहीं न कहीं। उसके बाद अब बात करें हमारा काम क्या है, हम काम करते कैसे हैं? तो हम पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग का पहले हम एरिया रिसर्च करते हैं कि किस एरिया में हमें अपना सेंटर डालना है या फिर किन बच्चों को हमें अपने यहाँ बुलाना है, पढ़ाना है। पहले हम फील्ड रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। जब पेरेंट्स एग्री होता है फिर हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और लगभग 2-3 महीने हम उन्हें कोई किताब, कोई कॉपी कुछ नहीं, खाली बस हमारा मोटिव रहता है कि बच्चा कम से कम उसको आने की हैबिट पड़े यहाँ पे। जब आने लग जाता है, फिर हम उसको बहुत ही बेसिक नॉलेज देते हैं, कहानियों के ज़रिए, कुछ गेम्स हो गए, कुछ एक्टिविटीज़ करा दी, कुछ गेस्ट को बुला लिया, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। फिर धीरे-धीरे एकदम बेसिक लेवल पे क्योंकि अब अगर आप नॉर्मल स्कूल्स के बात करें, कॉन्वेंट स्कूल्स के बच्चों की बात करें, तो उनके पेरेंट्स भी अवेयर हैं, टीचर उनको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं, स्कूल एटमॉस्फेयर सब कुछ उनको बेस्ट मिल रहा है कहीं न कहीं। और हमारे बच्चों की बात करें तो उन्हें कुछ नहीं पता है, उनको ये नहीं पता है कि बात कैसे करनी है सामने वाले से ढंग से। तो ये था कि पहले उनका जो रहन-सहन है उसमें हम पहले चेंज लाएँ। पहले ये हम माहौल बनाएँ पढ़ाई वाला, अच्छा माहौल उनको पहले देने की कोशिश करें। तो फिर हम धीरे-धीरे बच्चों को कहानियों के ज़रिए इन सब तमाम चीज़ों से हम उनको चीज़ें सपने देखना सिखाना शुरू किए कि पहले आप सपने देखो तो हमारे तो बच्चों को सपने देखना भी नहीं आता है। और सारे जगहों के बच्चे सपने उनके दिमाग में होते हैं और वो उस पे काम कर रहे होते हैं। तो हम पहले अपने बच्चों को सपने देखना सिखाना शुरू किए, फिर हम उनको ये बताने स्टार्ट किए कि आप पढ़ोगे तो कल आपको ये मिलेगा। धीरे-धीरे 15 डेज़ पे टेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया, उसको उसके पसंद का कोई सामान मिलेगा खाने को और वो भी सिर्फ़ ऐसे नहीं मिलेगा, आप जो चीज़ प्रोनाउंस कर पाओगे अच्छे से जा कर के, जैसे हम बच्चों को लेके गए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो बच्चा अगर अच्छे से देख कर के मेन्यू ऑर्डर कर रहा है, तो ही उसको वो चीज़ मिलेगी। सब कुछ खुद उन्हें करना है। ये थोड़ा मतलब कि कैसे बिहेव करना है आपको नॉर्मल जगहों पे वो स्टार्ट किया। बोर्ड्स पढ़वा रहे हैं उनसे मतलब हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी खुद आपको करनी है सारी चीज़ें। किसी मॉल में आप गए हो, सारा सब कुछ खुद करना है। कभी एक उनको प्रैक्टिकली मतलब बता दिया कि चलो ये बस है, बस में इसमें बैठना है, तो कैसे आपको बैठना है। कोई अगर आ रहा है एजेड है, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है। पहले नॉर्मल बिहेवियर उनका चेंज करने की कोशिश की। फिर पढ़ाई के लिए उनके पीछे लगा गया कि अब एजुकेशन का इनको इम्पोर्टेंस बताना है। वो भी धीरे-धीरे स्टार्ट कर दिया गया। सारे सेंटर्स पे पढ़ाई होती रही। चैलेंजेस तो मतलब इतने थे कि आप शायद एक टाइम मेरा ऐसा भी आया था कि मुझे लगा था कि नहीं अब हो गया, अब नहीं हो पा रहा है, अब बंद कर देते हैं, अब खत्म करते हैं सब कुछ। लेकिन तब तक लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका था कि हाँ, सुदीक्षा नाम का कोई एनजीओ है जो काम करता है। चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, नॉर्मल स्कूल्स, हॉस्पिटल या आम जितने भी लोग होते हैं, बच्चे, बच्चों के पेरेंट्स सब में। आप यकीन नहीं करोगे मतलब कुछ ऐसा भी हुआ है कि बच्चा कोई है, उसके फादर पूरा एकदम अच्छा-खासा नशे में है, लेकिन वो फिर भी हम अपने अपने बच्चे को हमारे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर के आ रहे हैं कि मैम जी के यहाँ जाओ पढ़ो, मैम जी के यहाँ जाओ पढ़ो। ये चेंज आया है तब से लेकर के अब तक में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम अपने कुछ इनिशिएटिव बाँट लेते हैं, उस पे हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना 2 मेन इनिशिएटिव बनाया जिसमें है पहला मिशन शिक्षार्थ, जिसमें हम सारा मतलब शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं हमारे, हम वो करते हैं। दूसरा इनिशिएटिव है हमारा मिशन कुशल बिटिया, जिसमें हम अपने मतलब 15-16 साल के ऊपर की जो हमारी बच्चियाँ होती हैं उनको हम स्किल ट्रेनिंग दिलाने का काम करना शुरू किए, जिसके ज़रिए वो जो कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ पढ़ने आना कम कर रही थी, झाड़ू-पोछा तमाम और भी जो काम होते हैं उसमें लग रही थी। तो ये हुआ कि यार मेरे यहाँ का बच्चा पढ़ा हुआ झाड़ू-पोछा तो नहीं करेगा।
तो फिर उन उसके ज़रिए वो अपना आराम से हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने लग गई। कस्टमाइज़्ड आजकल कितनी चीज़ें चल रही हैं शादियों के, चाहे वो ट्रे हो गए, माला हो गए, तमाम चीज़ें, मेहंदी सिखा दिया उनको, बहुत छोटी-छोटी स्किल उनको सिखाई गई और जिसके ज़रिए वो अपना अर्निंग करना शुरू कर दी। एक मैं स्टोरी छोटी-सी शेयर करूँगी। दिल्ली ब्रांच में जब हम रिसर्च कर रहे थे, फील्ड रिसर्च कर रहे थे, तो जैसा आप मूवीज़ में देखते हो ना कि गुंडे होते हैं, उनका एक प्रॉपर एरिया होता है। हाँ, सच में ऐसा होता है, हमने फेस किया है वो चीज़। हम इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास उतरे, वहाँ पे एक बस्ती है, अन्ना डे करके बस्ती का नाम है। वहाँ पे अब हम जा रहे हैं, जनरली फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेता है हर कोई, हम कैप्चर कर रहे थे। उन्हें लगा कि हम मीडिया मतलब रिपोर्टर हैं या फिर न्यूज़ से आए हुए हैं और वो लिटरली हमें जो मतलब वो होता है ना कसाई बाड़े वाला, वो जो होते हैं बड़े-बड़े चाकू, उससे उन्होंने लेकर के हमें दौड़ाया है। लिटरली हम भागते हुए वहाँ से, हम कैसे भागे वो सिर्फ़ हमें पता है। फिर उसके बाद हमने एक वहाँ की बस्ती को अडॉप्ट किया जिसका नाम कीर्ति नगर में वो एरिया पड़ता है। इंडस्ट्रियल मार्केट के पीछे का एरिया, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। 25-30 बच्चों से स्टार्ट किया था। वहाँ पे भी अभी हमारे अच्छे खासे बच्चे हो गए हैं। फिर देखा गया कि कुछ बच्चे वहाँ पे हमें ड्रग्स एडिक्टेड मिले। लगभग 7-8 बच्चे थे जो ड्रग्स का एडिक्शन इतना ज़्यादा था कि वो अगर ना लें तो वो सर्वाइव ही ना कर पाएँ। तो उनसे अब अगर हम बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, छोड़ दो आप, तो वो नहीं छोड़ेंगे। वो क्या, कोई भी, मुझे लगता है आप उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, पर वो फिर भी अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। अब इससे उनको कैसे निकाला जाए, तो अ, अपने साथ मैं बस उनके साथ जाके 1 घंटे 2 घंटे बस बैठती थी। क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ है उनकी, ये सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की। फिर मैं कही कि चलो ठीक है, तुम लोग ये चीज़ पैसे चोरी करके या कूड़ा जो बेच रहे हो उससे कितना मिलेगा? 1 किलो पॉलीथीन तुम बेच रहे हो या प्लास्टिक की चीज़ें बेच रहे हो, 20 रुपए तुम्हें मिल रहे हैं, 15 से 20 रुपए। लाओ हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम करो, जाओ, इतनी मेहनत क्यों करते हो? इसी तरीके से कि चलो हम पैसा दे रहे हैं। पैसे दिए स्टार्टिंग में कि हाँ, जाओ, लाओ, करो, लेकिन जो करना है वो सब कुछ मेरे सामने करना है तुम लोगों को। धीरे-धीरे वहाँ से शुरू हुआ, फिर कभी किसी दिन बोल दी कि आज तो पैसा नहीं है मेरे पास, अब तुम लोग को पैसा कहाँ से दूँ? रुको, अच्छा अपने दोस्त से किसी से माँग के देते हैं। तो इमोशनली उनको लगा कि नहीं, मैम के पास सच में नहीं है। अरे कोई बात नहीं मैम जी, हम लोग को नहीं चाहिए, आज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे धीरे-धीरे करते कभी एक दिन गैप हुआ जहाँ जो बच्चा एक भी दिन बिना एडिक्शन के नहीं रह पा रहा है, वो बच्चा अगर हफ्ते में 1 दिन भी छोड़ रहा है, तो मेरे लिए तो उस टाइम पे वही बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि चलो यार, कम से कम 1 दिन तो इसने नहीं कुछ भी गलत काम किया या 1 दिन तो इसने ड्रग्स नहीं लिया। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते 2 दिन, 3 दिन, लगभग 4-5 महीने लग गए इस पूरे प्रोसेस में। पर लेकिन आज की डेट में वो बच्चे छोड़ दिए हैं, पूरा एडिक्शन उनका एकदम खत्म हो चुका है। इन सब फालतू की जितनी भी चीज़ें होती हैं, आज की डेट में वो छोटे-छोटे ही काम कर रहे हैं अपने, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पे काम करना हो गया या तमाम छोटे लेवल की चीज़ें कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट वो ये गलत काम छोड़ करके कुछ अपना ईमानदारी का काम कर रहे हैं, उससे उनकी अर्निंग हो रही है। वहाँ पे दिल्ली के सेंटर का हमारा ये पूरी कहानी थी। आज़मगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी जो बड़ी बच्चियाँ हैं, कुछ बच्चियाँ हैं जो डांस में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ हैं जिनके आर्ट्स की स्किल बहुत अच्छी है। तो उनको हमने सबके स्किल्स को ऑब्ज़र्व किया कि किस बच्चे के अंदर क्या स्किल है। फिर हमने उनको उनके टाइप की चीज़ें उस फ़ील्ड में हमने फिर उनको आगे पुश करना शुरू कर दिया कि ज़रूरी नहीं है ना कि हर बच्चा स्टडीज़ में बहुत बेस्ट हो या बहुत अच्छा हो या उसका मन लगता हो। तो वो बच्चे अपना वहाँ से स्टार्ट कर दिया। अभी हमारे जो पहले डीएम थे, उनकी वाइफ़ के थ्रू हमने अपना ये कुशल बिटिया जो हमारा इनिशिएटिव है, उसपे आप यकीन नहीं करोगे, जो बच्चा महीने का 1000-1500 किसी के घर में काम करने से कमा रहे हैं, वो सारी बच्चियाँ मिल कर के 30 से 35 हज़ार की अर्निंग करती हैं और सिर्फ़ यही हैंडीक्राफ्ट आइटम से। और उनके जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, वो सीधे जितने भी हाई कोर्ट के जितने भी मतलब बड़े लेवल के अधिकारी हैं हमारे शहर के या शहर के बाहर, उनके घरों में वो सारे चीज़ सामान हमारे बच्चों के जा रहे थे। तो ये सब चीज़ों से ना थोड़ा मोटिवेशन आता है कि यार आप काम कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट भी आपको मिल रहा है बदले में। धीरे-धीरे फिर वो जब ये सारे काम स्टार्ट होने लग गए, फिर हमने सोचा कि अब आगे क्या करना है? आगे हमें कैसे बच्चों को बढ़ाना है या उनके लिए और क्या बेस्ट चीज़ें हो सकती है? फिर हमने पूरा अपना जो भी आप देखोगे साल भर में इवेंट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं, वो हमने धीरे-धीरे कराने शुरू कर दिए। कोई भी चीज़ बच्चों के अंदर ये देखने को मिला कुछ टाइम बाद कि इन्हें फ्री की चीज़ें ना, जब कोई भी चीज़ फ्री का मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हो जा रहे हैं।
30 का अरेंजमेंट कर रहे हैं, 50 बच्चे हो जा रहे हैं। तो ये फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको खत्म करने के लिए हमने एक काम किया कि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करने आ रहा है, तो हम फ्री में सबको नहीं देते हैं। आपको कोई सामान, कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए मेहनत करो, उसको अर्न करना सीखो, चाहे वो एक केक का पीस ही क्यों ना हो। हर चीज़ हमने बच्चों के थ्रू करानी शुरू कर दी। जब हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, तो उन्हीं बच्चों में से किसी 2 को मॉनिटर बना दिया, किसी 2 को बोल दिया कि आज तुम ही टीचर हो, आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ज़िम्मेदारी देना शुरू कर दिया उन बच्चों को। अब बैग्स है, तो बैग सबको नहीं मिलेंगे। जो बच्चा टेस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा, या तमाम हम डेली कुछ न कुछ कॉम्पिटिशन्स हो गए हर 15-20 दिन पे, इसके ज़रिए, ताकि उन वो चीज़ मतलब अर्न करना सीखें। उसके थ्रू फिर ये समझ में आया कि चलो जिन जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है। ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके शुरू हो गई। फिर पेरेंट्स में ये चीज़ बदलाव देखी गई। एक टाइम था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते नहीं थे, लोगों की अफ़वाहें सुन कर के। ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बिल्कुल ही मतलब अनएजुकेटेड लोग भी, उनको भी ये समझ में आने लग गया कि हाँ, क्या कितना ज़रूरी है उन बच्चों को पढ़ना। हमारे यहाँ भेजते थे, स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। हमारे यहाँ तो बस 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए भेजना है। अब स्कूल भेजने के लिए अब बच्चा काम पे तो नहीं जा पाएगा ना, अगर स्कूल जा रहा है तो। उनके अंदर फिर ये चीज़ें डेवलप की गई कि आप स्कूल भेजो, क्योंकि हम कितना भी पढ़ा देंगे, हम स्कूल की नॉलेज और एकेडमिक हम नहीं दे सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का स्कूल जाना। आस-पास के एरिया की बात करें तो जो भी प्राइमरी स्कूल्स थे, वहाँ पे जहाँ पहले बच्चे 70-75 बच्चे होते थे, हमारे यहाँ से बच्चे भेजने के बाद या हमारे ज़रिए जो बच्चे वहाँ पे गए, अब 150 से अधिक बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि हम अपने बच्चों को अपने आप पहले हम पढ़ाएँगे थोड़ा बहुत, जब ये लगेगा कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई या स्कूल जाने के लायक हो चुका है, तो फिर हम उनका प्राइवेट स्कूल्स हो गए, आरटी एक्ट के थ्रू स्कूल्स में एडमिशन कराना हो गया, या आप कह सकते हो गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। सब में फिर हमने अपने बच्चों को, जो बच्चा जिस लायक लगता था, हम फिर उसको स्कूल्स में भेजना शुरू कर दिए। अब यहाँ के लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला कहीं न कहीं। अब स्कूल्स में हमने टाई अप किया कि आप हमारे आरटी एक्ट के थ्रू हमारे बच्चों को या तो ले लो, या तो फिर हमारे बच्चों को डायरेक्टली आप स्पॉन्सर कर दो। बहुत सारे लोग आते थे स्पॉन्सर के लिए, तो जनरली सबके मन में आता है ना कि एनजीओ है तो डोनेशन होता होगा, या बच्चों को मेंबर्स की कुछ फीस होती होगी, मेंबरशिप चार्ज होता होगा। हमारे यहाँ कोई किसी भी प्रकार का चार्ज या कोई भी पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो भी लोग आते हैं मदद करने के लिए, जैसे सपोज़ आप हमारे पास आए और आपने बोला कि मैम हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये लीजिए हमारे तरफ से 2000 या 5000 या एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी एक अमाउंट। मेरा उनसे सबसे पहला कहना हमारा यही होता है कि आप हम पे अभी इतना जल्दी भरोसा मत करो। एनजीओज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा बदनाम हो रखी हैं कि एनजीओ है मतलब फंड होगा, ये होगा, तमाम चीज़ें। हम उनको यही कहते हैं कि आप पहले हमारे बारे में क्रॉस चेक करो, पहले आप पूरा हम रिव्यू करो कि सच में कैसे हैं ये लोग, काम कैसा है इनका, क्या सच में इनके यहाँ इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनको क्या सच में पैसों की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है। जब आपको लगे कि आप सही जगह पे हो, सही लोगों की मदद करने आए हो, तब आपका दिया हुआ 5 रुपया भी हमें 50,000 के बराबर लगेगा, तब हमें लगेगा, तब हम उसको एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो फिर हमने उनको ये बोलना शुरू किया कि आप हमें पैसे मत दो, आप हमारे बच्चों को अडॉप्ट कर लो, उनकी एजुकेशन अडॉप्ट कर लो, अगर आपको लगता है कि आप कैपेबल हो तो। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे बच्चों को गोद लिया, तो इससे हमें भी थोड़ी रिलीफ मिला कि बहुत, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना बहुत टफ टास्क है, सिर्फ पैसों के मामले में ही नहीं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा। अब हमारे पे तो आज इतना टाइम बीत गया, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अभी भी हमारे ऊपर यही टास्क है कि किसी बच्चे का एक का कंप्लीट कराते हैं सारी चीज़, तो एक को कुछ न कुछ कम पड़ जाता है। एक का शूज़ फट गया है, तो एक को एक का ड्रेस दिलाना है, एक को बैग दिलाना है, एक की फीस अभी बाकी है। तमाम चैलेंजेस, अभी इस साल हमने 18 बच्चों का एडमिशन कराया है स्कूल्स में। अब तक हमने लगभग 43 स्टूडेंट्स का एडमिशन स्कूल्स में अपने थ्रू, मतलब हमारी संस्था के ज़रिए हमने उनको एनरोल कराया है स्कूल्स में। और आगे भी हमारा यही मतलब मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में स्कूल की पढ़ाई या स्कूल तक जोड़ सकें उन्हें, जिससे उनको एकेडमिक नॉलेज पूरे तरीके की मिल सके। और भी बहुत सारे काम हैं हमारे जो हम करते हैं अपने शहर में। आप हमारे जितने भी इवेंट्स होते हैं, जो भी, उसमें हम किसी भी सबसे पहले हमारा मोटिव होता है कि हम उनको एनवायरनमेंट से जोड़ने की कोशिश करें। तो अब तक लगभग हमने 2200 से अधिक हमने पौधे लोगों को एज़ अ गिफ्ट हम दे चुके हैं। एनवायरनमेंट के लिए छोटा-सा काम है।
साथ ही साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, बहुत ही छोटे स्केल पे। जो भी हमारे बच्चों की मम्मियाँ काम करती हैं, जैसे कुछ लोगों की मम्मियाँ हैं, वो मसाला भरने का काम करती हैं पैकेट का, तो उनको मुश्किल से एक मसाले का पाउच तैयार करने में 50 पैसे मिलते हैं। तो उनको किसी अच्छे जनरल स्टोर से टाई अप करा दिया, जिससे उनको 1 या डेढ़ रुपए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ तो हम नहीं चेंज कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि अगर थोड़ा-थोड़ा करके अगर हर कोई मदद करे या हर कोई सोसाइटी के लिए थोड़ा अवेयर हो, तो बहुत चीज़ें की जाती है, की जा सकती हैं। धीरे-धीरे अब इतने साल बीत गए तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे अभी हम आज पहुँचे हैं और आगे हमें कैसे अपने काम को इम्प्रूव करके, कैसे हमें और बच्चों के लिए आगे बढ़ करके, लोगों को कनेक्ट करके कैसे हम उनके लिए और बेहतर समाज, बेहतर तरीके की चीज़ें उन तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने लग गई। फिर एक टाइम आया कि बहुत सारे लोगों ने ये बोलने लग गए कि अब तुम्हारा तो सब कुछ ठीक है, तुम कर रही हो, ऐसा करो कि तुम काम करो। स्टार्टिंग में भी ये चीज़ें हुई हुई थी हमारे साथ में कि लोगों ने ओवरटेक करने की कोशिश बहुत की थी पहले कि अरे बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा ऐसा करो हमारे बैनर पे तुम काम करो, तुम्हें काम करने से मतलब है। कुछ लोग आए फ़ोटोज़ क्लिक कराने के ज़रिए और फिर न्यूज़ में उन्होंने न्यूज़ सीधा-सीधा पब्लिश कर दी कि ये संस्था ही उनकी है और हम जितने भी मेंबर्स हैं, हम लोग उनके यहाँ पे एज़ अ टीचर वर्क कर रहे हैं। तो तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें हुई, तमाम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, पर हम अपने जो भी हमारा मोटिव है, हम उस पे काम कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। वो टाइम टू टाइम आपको हमारे काम में चीज़ें ऐड ऑन होती दिखेंगी। अभी हमने जस्ट रिसेंट कुछ दिन पहले ही होली के टाइम पे भी हमने ये नॉर्मल प्रहलाद और तमाम चीज़ें करके कुछ बच्चों ने ही अपने से होलिका बनाई थी छोटी-सी, वो हो गया। फिर उसके बाद अभी हमारा इवेंट हुआ था अभी रिसेंट ये राखी का। राखी के इवेंट पे हमने राखियाँ जो बच्चे हाथ से बनाए थे, हर साल हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी हमने वही किया, साथ ही साथ इस बार बच्चों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए भी बनाई थी और उनको भी भेजी गई। और ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी की। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम आगे चल के सुदीक्षा नाम से एक अपना सुदीक्षा इको मार्ट या इस तरीके कुछ प्रोडक्ट्स ले आएँ। वो भी सारे हैंडीक्राफ्ट होंगे, बच्चों के ज़रिए ही बच्चों ने ही बनाया होगा ताकि जो हमारा एक एक कहीं न कहीं एक जो चैलेंज आ रहा है फंड का, रिसोर्सेज़ का, वो हमारा रिज़ॉल्व हो सके। क्योंकि कोई भी हो, कितना भी जुड़ा रहेगा आपसे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कि डिपेंडेंट होने से बेहतर है कि अपने आप में आप कुछ ऐसा एक प्रोसेस बना दो, जिसके ज़रिए चीज़ें मैनेज बहुत ईज़ी हो जाए मैनेज करना उनको। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं और हम आगे भी काम ऐसे ही करते रहेंगे। अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है या हमें सपोर्ट करना है तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं या हमारी वेबसाइट है, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं या हमें कॉल, मैसेजेस के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे सेंटर्स पे विज़िट कर सकते हैं। आपको लगे कि इनके साथ जुड़ना चाहिए या इन बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे आइए। हमारे जो भी सेंटर्स आपके नियर बाय पड़ते हैं, आप उस पे विज़िट करिए और हमें सपोर्ट करिए इस काम में। थैंक यू।